हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं और फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है RTE राइट टू एजुकेशन। इसका हम पार्ट 1 कल डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे का इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हुए हैं कि सर किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरह से आपने पढ़ाई किया हुआ है, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई थी। केवल आप अपने टारगेट को फोकस कीजिए और पढ़ाई के लिए सीधा सादा फॉर्मूला ये है कि आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल करिए और टारगेट बनाइए। सेंसेस यानी कि इंद्रियां जो कि आपके पास में हैं उनको आपको कंट्रोल करना है और उनको कंट्रोल रख कर ही आपको पढ़ाई करना है। ऐसे जगह से पढ़ाई कीजिए जहां एकांत हो, जहां पर आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो अगर आप इस तरह से लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। बाकी का काम हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और जो मैटर है वो आपके पास लाएं। जो आपको बुक्स में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो हम यहाँ पर लाते हैं और अगर आप सफल होते हैं तो इसमें हमारी भी एक खुशी छुपी हुई है, हमें भी प्रसन्नता होगी। तो आप हमारे साथ में इसी तरह मेहनत करते चलिए और अपने टारगेट को सफलतापूर्वक प्राप्त कीजिए। चलिए इस पार्ट में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। राइट टू एजुकेशन जो था RTE, इसके बारे में हमने कल समझा था कि ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका ये कब पारित हुआ, कब से लागू हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें रखी गई हैं और किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये लाया गया था। अब हम इसके आगे का डिस्कशन करने वाले हैं। तो RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार जो है इसकी आलोचना यानी कि इसकी जो कुछ कमियां हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो क्या कमियां रह गई हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कुछ प्रमुख आलोचनाएं या कमियां नीचे लिखी गई हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है समान शिक्षा। यहाँ पर आपको सुधार लेना है, ये समान लिखा हुआ है। समान शिक्षा सरकार को घोषणा करना चाहिए थी कि देश का प्रत्येक बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाएगा और सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जैसा कि देखने में आता है कि अलग अलग टाइप के जो स्कूल्स होते हैं उनमें सिलेबस अलग अलग तरह का होता है और स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है। लेकिन RTE में इस बात को इंक्लूड किया जाना चाहिए था कि पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम चले और सभी बच्चे एक तरह से पढ़ाई कर पाएँ, जिसकी कमी यहाँ पर दिखती है हमें RTE में। इसके अलावा इस विधेयक में 6 वर्ष तक की उम्र वाले 17 करोड़ बच्चों के बारे में कोई बात नहीं बताई गई। यानी कि जो RTE लाया गया है वो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के हैं 17 करोड़ बच्चे, उनके बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई, जो एक प्रकार से इसमें कमी रह गई है। इसके बाद लिखा हुआ है इस विधेयक में मुफ्त शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात जो कही गई है उसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए था, जिसका जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा बिना किसी दस्तावेज के एडमिशन का जिक्र किया गया है, परंतु कुछ राज्यों में पहले से चले आ रहे नियमों का पालन हो रहा है, जिनमें दस्तावेज जैसे कि BPL कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जमा करने के पश्चात ही दाखिला मिलता है। इन नियमों के कारण बहुत से अनाथ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कहने का सारांश ये है कि RTE में एडमिशन का जिक्र किया गया और ऐसा एडमिशन जिसमें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ना हो। लेकिन जो राज्य हैं वहाँ पर एडमिशन की जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है वही चल रही है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के दस्तावेज मंगाए जाते हैं, जैसे कि BPL कार्ड होना आवश्यक होता है, बैंक का अकाउंट होना आवश्यक होता है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कंपलसरी किए जाते हैं एडमिशन के लिए फॉर्म भरते टाइम। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ होते हैं और उनके पास में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं रहते हैं या फिर देर से उपलब्ध हो पाते हैं, तो फिर उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह अधिनियम निजी प्रबंधकों के संवैधानिक अधिकार बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने संस्थानों को चलाना, इसका उल्लंघन करता है। तो इस बात का भी उल्लंघन हो रहा है कि जो निजी प्रबंधक है
उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं कि बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने संस्थानों को चलाया जाए, इसका उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात जो कही गई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 25% जो बच्चे हैं निजी स्कूलों में वो गरीब वर्ग के होना चाहिए और उनसे कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की फीस नहीं वसूली जानी चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये सरकारी हस्तक्षेप हो रहा है तो ये भी एक प्रकार के नियम का उल्लंघन है। ये कुछ सीमाएं थीं, कुछ लिमिटेशंस थीं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई थी। अब हम बात करते हैं जो RTE 2009 है उसमें शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है विद्यालय में तो उसमें क्या योग्यताएं होना चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्राइमरी स्टेज की बात करें यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, तो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या मानदंड होना चाहिए वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। सीनियर सेकेंडरी न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यानी कि कक्षा 12वीं पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ में। और उसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो DLED का होना अनिवार्य है और कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये आपके पास में योग्यता नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यानी कि कक्षा 12 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हुई हो। और BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो DLED होना चाहिए या फिर BLED। ये शिक्षक बनने के लिए डिप्लोमा बहुत बहुत आवश्यक हैं। ये DLED जो होता है वो डिप्लोमा है और BLED जो है वो है एक प्रकार की बैचलर डिग्री जो 2 वर्ष की होती है फिलहाल। इसके बाद अगर ये दोनों योग्यताएं नहीं हैं तो फिर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। और DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अंतर्गत एक डिप्लोमा होना आवश्यक है और 12वीं पास होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। अगर ये योग्यता भी नहीं है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में DLED, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक होना चाहिए आपको और उसके साथ में एक डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास में योग्यताएं हैं तो आप प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री स्टेज, जिसको हम कक्षा 6 से 8 बोलते हैं या फिर माध्यमिक स्कूल बोलते हैं। तो उनमें पढ़ाने के लिए शिक्षक में क्या योग्यता होना चाहिए, या ग्रेजुएशन और उसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या ग्रेजुएशन और उसके साथ में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए एजुकेशन में, बैचलर ऑफ एजुकेशन, BEd या फिर DLED। इसके अलावा अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर सीनियर सेकेंडरी न्यूनतम 50% अंकों के साथ और BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये डिग्री आपको होना चाहिए। और अगर इसमें भी योग्यता नहीं है तो फिर सीनियर सेकेंडरी न्यूनतम 50% अंकों के साथ एवं BAEd या फिर BSc ED, यानी कि आपके पास में ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास में डायरेक्ट ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है तो आप BAEd यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन और BSc ED, बैचलर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है उसमें 3 वर्ष में आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है और चौथे वर्ष में यहाँ पर आपको BEd की डिग्री मिल जाती है। तो ये भी मान्य होगा अगर आपको माध्यमिक शिक्षक बनना है तो ये कुछ योग्यताएं थीं जो आवश्यक होती हैं शिक्षक बनने के लिए। इसके बाद बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें संशोधन। देखिए जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 था उसमें कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किया हुआ है। अभी 2019 में ही ये संशोधन हुआ है तो वो भी हम इसके अंतर्गत डिस्कस कर लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, यानी कि अभी कुछ समय पहले ही ये संशोधन किया गया है। तो देख लेते हैं क्या संशोधन किया गया। भारतीय संसद में 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया। ये जो संशोधन अधिनियम आया है वो कब पारित किया गया? 3 जनवरी 2019 को, ये डेट आपको याद रखना है। RTE अधिनियम 2019 में संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दर्शाए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या संशोधन किए गए हैं। इस नए विधेयक में स्कूलों में नो डिटेंशन की नीति को समाप्त करने के लिए संशोधन किया है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है, यानी कि कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्र को आपको उत्तीर्ण करना ही होगा, ये बात कही गई है।
अगर कोई बच्चा कक्षा 5वीं या 8वीं में फेल हो जाता है, ये पॉइंट अच्छे से समझना है क्योंकि ये अभी अभी लागू हुआ है। अगर कोई बच्चा कक्षा 5वीं या 8वीं में फेल हो जाता है तो इस नए विधेयक के अनुसार उस बच्चे को 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जितने सब्जेक्ट में वो फेल होता है तो 2 माह उसकी स्कूल में पढ़ाई कराई जाएगी और उसके बाद दोबारा जिन विषयों में वो फेल हुआ है उनकी परीक्षा ली जाएगी। और फेल हुए बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए 2 माह तक विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि स्कूल में टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिन विषय में जो बच्चे फेल हुए हैं। अगर बच्चा दोबारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। यानी कि कहने का सारांश ये है कि कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा, लेकिन कक्षा 5 और 8 के जो बच्चे हैं अगर वो वार्षिक परीक्षा में असफल होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं तो 2 माह तक उनकी क्लासेज कंटिन्यू रखी जाएंगी विद्यालय में और 2 माह बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी। और अगर इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उन्हें अगली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, वरना उन्हें उसी क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसी बार से ये लागू हुआ था, लेकिन चूँकि अब जनरल प्रमोशन करना पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई छात्रों की, तो कक्षा 1 से 8 तक जो छात्र हैं उनको जनरल प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये जो संशोधन हुआ है वो हर वर्ष के लिए लागू है। तो 2020-21 का जो यहाँ पर शैक्षणिक सत्र होगा वहाँ कक्षा 5 और 8 में इसी तरह की प्रोसेस अपनाई जाएगी और इस बार भी अपनाई गई थी, लेकिन चूँकि ये समस्या उत्पन्न हो चुकी थी इस कारण से विद्यालय बंद हुए और जनरल प्रमोशन दिया गया। अब इससे संबंधित जो RTE 2009 एक्ट जो हमने अभी समझा हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है, इससे संबंधित कुछ 1 लाइनर फैक्ट हैं वो हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ, तो ये हमने कल डिस्कस किया हुआ था। एक बात और बता दें कि जिन्होंने वो पार्ट अभी नहीं पढ़ा है और वो ये पार्ट देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि पहले आप पार्ट 1 देखें। अगर आप प्रारंभ से ये लेक्चर देखते हैं, ये टॉपिक पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट आप देखें। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो ये मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त 2009 को। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो है अगस्त 2009। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की थी? तो ये भी हमने कल बताया हुआ था। तो जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को पढ़ा है और समझा है उसको ध्यान होगा कि वो डेट क्या थी, 13 फरवरी 2010। 13 फरवरी 2010 को कपिल सिब्बल ने इसको मंजूरी दी थी। इसके बाद 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? तो ये आपको ध्यान होगा कि वो डेट क्या थी, 22 फरवरी 2010। इस डेट को इन्होंने यानी कि राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया हुआ था कि ये जो RTE है वो कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है 22 फरवरी 2010। इसका अगला प्रश्न है अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है कि 6 वर्ष से 14 आयु वर्ष के जो बालक हैं उनको विद्यालय में प्रवेश दिया जाए और उन्हें अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाए और उपस्थिति दी जाए और अनिवार्य शिक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। आयु वर्ग ध्यान रखना आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष। अगर विकलांग की बात की जाए तो उनके लिए कुछ छूट है, उनके लिए आयु वर्ग जो निर्धारित किया गया 6 से 18 वर्ष। इस आयु वर्ग के बच्चे इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हैं। तो प्राथमिक विद्यालय कौन है? आप सभी जानते हैं, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय जो हैं वो प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके बाद लिखा हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य? कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है उसको प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है और इसमें 2 स्टेज हैं। एक है प्राइमरी स्टेज कक्षा 1 से 5 के लिए और दूसरा है एलिमेंट्री स्टेज
एलिमेंट्री स्टेज जो कि है कक्षा 6 से 8 के लिए, जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ था। और कक्षा 1 से 8 तक जो छात्र होते हैं उनका आयु वर्ग क्या होता है, 6 से 14 वर्ष। तो ये आयु वर्ग है और ये कक्षा 1 से 8 तक ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया है क्लासेज का। यहाँ जितने भी आप फैक्ट देख रहे हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सी-टेट, यूपी-टेट, रीट, एच-टेट, एमपी-टेट और बाकी राज्य के जो टेट्स के एग्जाम हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ आपको आरटीई से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे और आते ही हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको डिटेल से यहाँ पर आपके सामने रखा है और पार्ट बाय पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला फैक्ट जो है वो लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में ये लागू किया गया था। तो जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जहाँ पर ये आरटीई लागू नहीं था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 के किस धारा से संबंधित है। तो आपको दिमाग पर जोर डालना है। कल हमने बताया था कि कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो ये है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 और अनुच्छेद क्या था, 21A। याद रखना है, 21 का भी बोल सकते हैं या फिर 21A भी बोल सकते हैं, ठीक है। और संविधान संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से ये लाया गया था। राजस्थान में आरटीई एक्ट 2009 को कब से लागू किया गया, तो राजस्थान में ये लागू हुआ था थोड़ा देर से, 29 मार्च 2011 से लागू हुआ था ये राजस्थान में। आरटीई एक्ट 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था, ये हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि राज्यसभा में सबसे पहले ये लाया गया था। और कब लाया गया था, 20 जुलाई 2009 को। राजस्थान सरकार द्वारा आरटीई की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई, तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई थी 29 मार्च 2011 को। आरटीई एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, तो यहाँ पर 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, कुल 7 अध्याय हैं। आरटीई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो ये आप बिना ऑप्शन के बता सकते हैं कि वो संविधान संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया, तो यह अनुच्छेद भी आपको याद होगा, अनुच्छेद 21A। इसके माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया था। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक रेशियो की बात कही गई थी, स्ट्रेंथ के हिसाब से विद्यालय में जो छात्र संख्या है उसके हिसाब से ही टीचर होना चाहिए। ये बात आरटीई एक्ट 2009 में कही गई है। तो निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, 1:30, यानी कि 30 छात्र होंगे तो उस पर अध्यापक कितना होना चाहिए, 1 अध्यापक होना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है, तो एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य रखा गया है आरटीई एक्ट में। ये लिखा हुआ है 45 घंटे। आरटीई एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस है, तो ये भी हमने कल बताया हुआ था कि प्राइमरी लेवल पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने हैं, 800 घंटे हैं और कार्य दिवस कितने हैं, 200 दिवस। कम से कम 200 दिवस विद्यालय लगना चाहिए और 800 घंटे स्टडी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 800 घंटे और 200 दिन, ठीक है, 200 दिन कम से कम शैक्षणिक दिवस के रूप में होना चाहिए और शैक्षणिक घंटे कितना होना चाहिए, 800 घंटे। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। देखिए, अभी हमने जो बात की हुई थी वो कक्षा 1 से 5 के लिए थी, उसमें 30:1 होना चाहिए। लेकिन अगर माध्यमिक हम बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए तो यहाँ पर अनुपात क्या होना चाहिए, 35:1। इस रेशियो में स्टूडेंट्स और टीचर होना चाहिए विद्यालय में। प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है। देखिए, अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए और उसके अलावा 6 शिक्षक होना चाहिए विद्यालय में।
एक प्रधान अध्यापक और 6 शिक्षक। एबव 150 स्टूडेंट्स। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे होना चाहिए, तब प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी, वरना नहीं होगी। RTE एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये आप जानते हैं कि 25%, यानी कि 1/4 जो सीटें होती हैं वो इसके अंतर्गत निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC में अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, यहाँ पर स्कूल में एक कमेटी होती है जो स्कूल का मैनेजमेंट देखती है, तो उस कमेटी जो होती है उसको शॉर्ट में बोला जाता है SMC। और इस SMC कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अभिभावक, यानी कि बच्चे के माता पिता जो होंगे उसमें से कोई एक अभिभावक इसका अध्यक्ष होगा। और मैक्सिमम जो टॉपर स्टूडेंट होता है, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, उन्हीं के माता या फिर पिता को SMC का अध्यक्ष चुना जाता है विद्यालय में। इसके बाद RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, देखिए कक्षा 1 से 5 तक की बात करी जा रही है और 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात, विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो वो हो जाएगा 40:1। ध्यान रखना है, वैसे अनुपात क्या बताया गया है? 30:1 प्राइमरी लेवल के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे हैं 200 से ज़्यादा तो फिर ये अनुपात कितना हो जाएगा? 40:1। RTE एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कही गई है, वहाँ पर बात कही गई थी प्राथमिक स्तर की, तो वहाँ पर 800 घंटे और 200 दिन था। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात कही गई है तो 1000 घंटे कम से कम शैक्षणिक घंटे होना चाहिए और 220 दिन स्कूल लगना चाहिए, ये यहाँ पर निर्धारित किया गया है। RTE एक्ट की किस धारा में यह बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है और प्रताड़ित करना मना है, रोग है? तो ये किस धारा के अंतर्गत कहा गया? धारा 17 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और ना ही प्रताड़ित किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो कानूनन कार्यवाही की जाएगी। शिक्षण का सत्तावादी इस पर स्तर केंद्रित है, तो शिक्षण का सत्तावादी किस स्तर पर केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक को केंद्र बिंदु रखा जाता है शिक्षण के सत्तावादी पक्ष में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, किसके द्वारा यह अधिनियमित किया गया? तो भारत की संसद के द्वारा यह अधिनियमित किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी विद्यालय को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? देखिए, कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि कौन कौन से कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा सकता है। तो जनगणना में लगाया जा सकता है, इसके अलावा इलेक्शन में ड्यूटी उनकी लगाई जा सकती है और आपदा प्रबंधन के समय उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम जो होता है उसमें टीचर्स की यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पर हम यहीं पर विराम लेते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।